अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस। आज हम लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसका लास्ट जो टॉपिक है, दो टॉपिक्स हमारे रहते थे और आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 5 होगा। इसमें हमने जो टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं वो बैटरी और फ्यूल सेल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अभी तक उनको आइडिया नहीं है कि हम वो रिड्यूस सिलेबस की ज़्यादा बात करते हैं कि हमारा जो रिड्यूस सिलेबस है वो कौन सा है। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आपको 9th के लेवल के भी और 10th लेवल पे भी फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं। उसमें एसएलओस दिए गए हैं कि कौन से फॉर्मेटिव हैं और कौन सा समेटिव है। यहाँ जो हमारी वर्कशीट्स हैं उसमें तमाम वही टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो कि समेटिव हैं। फॉर्मेटिव हम यहाँ पे नहीं ला रहे हैं ताकि बच्चे उससे कंफ्यूज ना हों। जो हमारी वर्कशीट के अंदर टॉपिक्स होते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, वही आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आज का जो होगा वो बैटरीज, फ्यूल सेल, और उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स। दो टॉपिक्स हैं और एक सब टॉपिक है। पहले हम इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसका रिव्यू देख लेते हैं, बैटरी और फ्यूल सेल। बैटरी बेसिकली हम इसको एक गैल्वानिक सेल कह सकते हैं अगर या फिर इसको कह सकते हैं सीरीज़ ऑफ गैल्वानिक सेल। अब गैल्वानिक सेल क्या होता है? गैल्वानिक या डैनियल सेल के अंदर केमिकल्स यूज़ होकर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही होती है। ठीक है, तो कुछ इसके फीचर्स लिखे गए हैं कि इसमें हम स्टोर एनर्जी को यूज़ करते हैं। जैसे हम केमिकल स्टोर हुए होते हैं तो उनको हम एज आ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि केमिकल के रिएक्शन से हम क्या बना रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद ये कुछ बैटरीज़ की टाइप्स होती हैं, प्राइमरी बैटरीज़ और सेकेंडरी बैटरीज़। अब प्राइमरी बैटरीज़ कौन सी होती हैं? जो कि रिचार्जेबल नहीं होती, जिससे कि ड्राई सेल होता है। इसके अलावा कुछ बैटरीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसी बैटरीज़ को हम रिचार्ज कर सकते हैं, उनको हम सेकेंडरी बैटरीज़ कहते हैं। जैसे जो लिथियम आयन बैटरी है या कोई दूसरी रिचार्जेबल बैटरी हम कह सकते हैं। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और लिखा गया है, दोनों कंबाइन करके, लिमिटेड कैपेसिटी के, जब तक केमिकल होगा, केमिकल कंज्यूम नहीं होता, तब तक वो बैटरी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी। इसके बरक्स जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल नाम से ज़ाहिर है कि इसमें आप फ्यूल ऐड करते हैं। वो फ्यूल कौन सा होता है? H2 हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल यहाँ पे यूज़ होती है। इसमें कंबस्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन तो कंबस्शन के अंदर यूज़ होती है, लेकिन हम इसको कौन सा फ्यूल प्रोवाइड करेंगे? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हम किस पे प्रोवाइड करते हैं? सप्लाई टू एनोड। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं वो वाटर जनरेट होता है। और इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो एक बेस होता है, जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स हैं, वो हम देख सकते हैं कि इसमें जो गैसेस इमिशन है वो ना होने के बराबर हैं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। नंबर 2 पे अगर हम जाते हैं तो हाई एफिशिएंसी, मतलब कि आपको आपका फ्यूल जो है वो ज़ाया नहीं करेगा, हाई एफिशिएंट होगा। उसके बाद रीन्यूएबल हाइड्रोजन, के इससे हम हाइड्रोजन को दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं कि जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। उसके बाद है क्वाइट ऑपरेशन, इसमें कोई ज़्यादा शोर शराबा इस तरह की कोई चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? और इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस और भी हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी गई हैं, इसको हम क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, एक तो इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो हाई कॉस्ट होता है, हर बंदा इसको अप्रोच नहीं कर सकता। नंबर 2, हाइड्रोजन स्टोरेज इश्यूज़, हाइड्रोजन को हम स्टोर कैसे करेंगे? यहाँ पे जो हाइड्रोजन बनेगी या यूज़ होगी दोबारा से रिसाइकलिंग, उसको हम स्टोर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हाईली फ्लेमेबल होती है, फ़ौरन से आग पकड़ती है, तो इसको इशू होता है कि हम इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे। उसके बाद जो है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 पे है। 4 पे है शॉर्टेज ऑफ फ्यूल सप्लाई। ये कंटिन्यूस रिएक्शन होता है, जब तक आप इसको फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे तो फ्यूल सेल वर्किंग करेगा। अगर आप इसको फ्यूल रोक देते हैं तो ये फ्यूल सेल काम करना छोड़ देता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिव्यू, जिसको हम अभी क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। पहले हम एमसीक्यूज नहीं करते हैं, ताकि जब बाद में करेंगे तो आप तमाम बच्चों को ये अंडरस्टैंड हो जाएंगे और आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, आर्ट्स जो है वो यहाँ से शार्ट क्वेश्चन आपके लिए मौजूद हैं।
आपको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा होगा कि डिफाइन अ बैटरी एंड अ फ्यूल सेल इन वन लाइन ईच, गिव एग्जांपल्स ऑफ बैटरीज। इस क्वेश्चन में आपने बैटरी और फ्यूल सेल को डिफाइन करना है और बैटरीज की एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। उसके बाद राइट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब इसको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्यों यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन भी इसको एज अ फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कंबस्शन तब तक नहीं होगी जब तक आप ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल्स। अब इसमें जो मैंने अभी आपको रिव्यू में बताया था, 4-5 हमने एडवांटेजेस पढ़े थे और 4-5 हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 2 एडवांटेज बताने हैं, 2 डिसएडवांटेज बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन वाई फ्यूल सेल्स आर कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली देन द थर्मल पावर प्लांट्स। अगर इस फ्यूल सेल को हम कंपेयर करते हैं थर्मल पावर प्लांट के साथ, तो उसके मुकाबले में ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों है? क्या इससे कोई ऐसी गैसेज इमिट नहीं होती जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं? डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ प्राइमरी बैटरी एंड अ सेकेंडरी बैटरी इन वन लाइन। अब हमने एक एक डिफरेंस बताना है प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद वाई डज द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी डिक्रीज ओवर टाइम इवन इफ द रिएक्टेंट्स आर नॉट फुली कंज्यूम्ड। इसमें है कि एक बैटरी का वोल्टेज डिक्रीज़ क्यों हो जाता है अगर आप उसके जो केमिकल्स हैं उनको आप कंज्यूम भी नहीं करते हैं, तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन स्टोरेज इज़ अ मेजर लिमिटेशन फॉर फ्यूल सेल्स। अब जो फ्यूल सेल हैं हमने एक इसका डिसएडवांटेज भी पढ़ा जिसमें हाइड्रोजन स्टोरेज की बात है, तो वो क्यों मेन रीज़न है, हाइड्रोजन स्टोर करने का इशू क्यों है। उसके बाद कंपेयर फ्यूल सेल्स एंड कन्वेंशनल बैटरीज इन टर्म ऑफ कंटिन्यूस। अब हमने कंपेयर करना है कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, दोनों के अंदर कंपैरिजन करना है फ्यूल सेल और कन्वेंशनल बैटरीज के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन है 2, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल विद डायग्राम, राइट 5 डिसएडवांटेजेस एंड 5 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। अब ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। आप मुकम्मल जो फ्यूल सेल है उसकी वर्किंग बताएंगे अलॉन्ग विद डायग्राम, और जो दूसरा बन सकता है आपने एडवांटेज बताने हैं और डिसएडवांटेज, कम से कम 5 आपने बताने हैं, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले है इनको डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन ईच मार्क्स जो हैं वो हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। सबसे पहले बैटरी एंड फ्यूल सेल। मैंने आपको बैटरी का कहा था कि ये गैल्वानिक सेल होता है या फिर गैल्वानिक सेल सीरीज़ में जुड़े होते हैं। अब गैल्वानिक सेल की डेफिनेशन क्या थी? जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये बैटरी की डेफिनेशन है। अब इसमें कुछ एग्जांपल जो यहाँ पे ऐड की गई हैं, ड्राई सेल्स, स्टोरेज सेल्स, मरकरी बैटरीज, ETC। तो ड्राई सेल जो है इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, तो ये प्राइमरी बैटरी हो जाती है। जो दूसरी बैटरीज हैं जैसे स्टोरेज सेल या स्टोरेज सेल्स जो जैसे हम घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं 1.5 वोल्ट का है या माइक्रो लेवल पे कोई सेल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिचार्ज करना मुश्किल होता है। जब हम ऊपर बड़ी बैटरीज़ की बात करते हैं जो रिचार्जेबल होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मरकरी बैटरीज़ हैं या लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, तो उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो ऐसी बैटरीज़ को हम सेकेंडरी बैटरीज कंसिडर करते हैं। अब फ्यूल सेल क्या होता है? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल एंड एन ऑक्सीडेंट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूसली। ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जो कि फ्यूल यूज़ करेगी। फ्यूल कौन सा यूज़ करेगी? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इस फ्यूल को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर थ्रू रिडोक्स रिएक्शंस। ऐसे डिवाइस को हम क्या कहेंगे? फ्यूल सेल, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन दोनों की लिखनी है और बैटरीज़ की एग्जांपल्स आपने कुछ बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रिडोक्स रिएक्शन बताने हैं जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में यूज़ होते हैं।
अब जो ऑक्सीडेशन हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, सेल्स को डिफ़ाइन किया था, हमेशा आपने याद रखना है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे एक चीज़ जो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं उसको आपने देखना होता है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, सबसे पहले हाइड्रोजन जो है ये H2 से किस में जा रहा है, H पॉजिटिव के अंदर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ऑक्सीडेशन। अब आपने क्या करना है कि इसको बैलेंस करना होता है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं तो इनको बैलेंस करने के लिए आप 2 नेगेटिव चार्जेस लगाएंगे। जबकि दूसरा जो रिएक्शन है, ये जो O2 है प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4E नेगेटिव गिव्स अस H2O। इस केस में आप देखें तो इसको इसने जब बैलेंस किया है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए फिर इस इक्वेशन को भी आप क्या करेंगे, आपने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस करोगे तो इस इक्वेशन को भी आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इस इक्वेशन के अंदर। अब क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे एनोड और कैथोड के रिएक्शन बताने हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन नहीं बताना, तो यहाँ पे आपने जस्ट रोक देना है। अगर आप वो आपसे डिमांड करता है भाई ओवरऑल सेल रिएक्शन भी करें तो सेल रिएक्शन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइड पे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव, उसके बाद गिव्स अस सॉरी ठीक है 2H और गिव्स अस, अब यहाँ पे है 4H पॉजिटिव और 4H पॉजिटिव भी ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट पे हमारा जो रिएक्शन बचेगा 2H2O। ठीक है, आपने जो ऑपोजिट साइड पे चीज़ें होंगी वो कैंसिल आउट कर देनी है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन आइन से आउट हो जाएंगे तो नेट रिएक्शन जो होगा H2O। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी ज़रूरी है, जो कि फ्यूल सेल का बाय प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो वाटर होता है, तो इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर कोई भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन नहीं है। ये जस्ट मैं आपको कंसेप्ट दे रहा होता हूँ कि आपने यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी गई है आपने इसको लिखना कैसे, क्योंकि बुक में स्ट्रेट फारवर्ड लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एनोड रिएक्शन है तो वो स्ट्रेट आ गया, उसके बाद जो दूसरा है कैथोड रिएक्शन है तो वो स्ट्रेट फारवर्ड यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे स्ट्रेट फारवर्ड एनोड लिखें और कैथोड लिखें, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बच्चों की एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट के लिए हम चीज़ जो है वो बताते हैं साथ साथ। ठीक है, आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट लिखा गया है तो अगर आप डायरेक्ट भी लिख देते हैं तो आपका केस एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि बुक में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी गई। स्ट्रेट फारवर्ड एनोड रिएक्शन है और कैथोड रिएक्शन है। इवन के वहाँ पे सेल रिएक्शन भी नहीं दिया जाता। अगर बाज़ औक़ात सेल रिएक्शन आ भी जाता है तो आपको मैंने साथ साथ चीज़ें सिखाई हैं कि ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल का रिएक्शन होता है। एनोड और कैथोड अलग अलग रिएक्शन को कंबाइन करके ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखा जाता है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, ये हम समझाने के लिए करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड हैं जो कि मैट्रिक केमिस्ट्री में इंक्लूडेड नहीं हैं। ठीक है, अच्छा दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ दिस ओवरऑल रिएक्शन। इसमें आपने इसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। असल में एक एरो ये है, दूसरा एरो ये है। एरो के ऑपोजिट साइड पे आपने चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन
4 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे हैं, तो दोनों ऑपोजिट साइड पे जाके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 4 हाइड्रोजन आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और 4 हाइड्रोजन इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड पे है, तो ये दोनों सेम चीज़ें ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जो आपका नेट रिएक्शन बचेगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को ऐड कर देना है। 2H2 फर्स्ट इक्वेशन से बच रहा है और सेकंड इक्वेशन से O2 बच रहा है, तो इसको जब आप ऐड अप करेंगे तो राइट साइड पे कौन सी चीज़ें बच रही हैं, ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन में ख़त्म हो गई, सेकंड इक्वेशन में जस्ट क्या बच रहा है H2O, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। तो ये फ्यूल सेल का जो रिएक्शन है, मतलब फ्यूल सेल का कंप्लीट रिएक्शन वो आपका गिवन है, ये 2H2 + O2 कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है तो उससे कोई भी गैसेस इमिट नहीं होती, वहाँ पे वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो इस केस में कोई भी एमिशन माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जाती, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट, और इसी वजह से इसको हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंसिडर करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पे हम जो एडवांटेजेस हैं फ्यूल सेल के, ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा है दिस इज़ फ्यूल सेल, और इसको हम लिखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसके हमने अभी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का, कि मतलब इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, इसमें फ्यूल आपका जो है वो ज़ाया नहीं होता, वर्किंग में अच्छा होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, नंबर 2। और उसके बाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों होता है कि इन्वायरमेंट में कोई ऐसी इमिशन काज नहीं करता, कोई ऐसी गैसेस ये प्रोड्यूस नहीं करता जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। उसके बाद क्वाइट ऑपरेशन है, कंटिन्यूस, नंबर 3 पे आ गया। कंटिन्यूस सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब है कि आपने लगातार इसको फ्यूल देना है कंटिन्यूसली, जब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा कंटिन्यूसली इसकी वर्किंग होती रहेगी और स्केलेबल। उसके बाद है लास्ट पे डिसएडवांटेज, जो इसके डिसएडवांटेज हैं, मतलब हर बंदा इसको इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता, हाई कॉस्ट है इसकी। नंबर 2 पे है हाइड्रोजन स्टोरेज इशू, ये हम अभी देखेंगे भी, अगले क्वेश्चन में आएगा कि हाइड्रोजन स्टोरेज का इशू क्यों बनता है। एक तो मैंने आपको बताया कि इसको इतना आसान नहीं है स्टोर करना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बन रही होती है, यूज़ हो रही होती है, फिर ये साइकिल चल रहा होता है। ठीक है, तो क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाईली फ्लेमेबल होती है, इसको ज़रा सा अगर स्पार्क मिल जाता है तो ये ब्लास्ट कर जाती है, धमाका हो सकता है। उसके बाद फ्यूल प्योरिटी रिक्वायर्ड, इसमें फ्यूल के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए जिससे इसकी वर्किंग में कोई जो इनएफिशिएंट वर्किंग की तरफ ये जा सकता है। ड्यूरेबिलिटी इश्यूज नंबर 4, और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ये इसने डिसएडवांटेजेस बताए हैं, जिसमें सबसे पहला हाई कॉस्ट और हाइड्रोजन के इश्यूज और फ्यूल प्योरिटी, ये 3 जो है इसके मेन डिसएडवांटेजेस हैं, जिससे सबसे बड़ा यही है कि हम कैटलिस्ट ऐसे यूज़ करते हैं जिसको हम इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इंतहाई जो कॉस्टली होते हैं, जो कि आम इंसान या कोई मिडल भी हो तो वो इसको ख़रीद नहीं सकेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, वाई सेल्स आर कोफिशिएंट एंड एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली, ये अभी भी हमने डिस्कस किया। इस क्वेश्चन का मीन ये है कि फ्यूल सेल को हम इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों लेते हैं, और ये दूसरा गया है कि एफिशिएंट क्यों होता है। इसमें है कि दे डायरेक्टली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी विद लेस एनर्जी लॉस एंड प्रोड्यूस वाटर इंस्टेड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब आप तमाम बच्चों को पता होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं। सबसे मेजर जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर इसमें हम कोई ऐसा फ्यूल यूज़ करें जैसे पेट्रोल है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो उससे उसकी कन्वर्शन से हमेशा सल्फ़र, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड जनरेट हो सकते हैं, जिसमें मेजर जो है वो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें मैंने आपको बताया है, अभी हमने रिएक्शन किया था तो उसमें भी हमने रिएक्शन से सीखा कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो वाटर है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो आप ये लिख सकते हैं कि जिसमें प्रोडक्ट बनता है विद द हेल्प ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
तो उससे वाटर बनेगा जो कि, और इसने लिखा है कि इसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। और एफिशिएंट क्यों है कि इसमें जो आप फ्यूल यूज़ करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो कम्प्लीटली कंबस्ट होके प्रोडक्ट, और इसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, एफिशिएंट, मतलब इसमें जो लॉस का कंपोनेंट होगा वो ना होने के बराबर होगा या कम से कम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 मिनट रुकूंगा, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज़। अब प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज़ क्या हैं ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है क्योंकि बैटरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ बैटरीज़ प्राइमरी होती हैं, कुछ बैटरीज सेकेंडरी होती हैं। अगर हम बैटरी को पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी बैटरीज रिचार्जेबल नहीं होती, और सारी की सारी बैटरीज़ को हम क्या एक ही कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हम दो कैटेगरीज इसकी बनाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज। अब प्राइमरी जो बैटरी होती है उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे हम ड्राई सेल यूज़ करते हैं, ये 1.5 वोल्ट का जो आप घरों में टॉयज़ के अंदर या जो वाचेज़ हैं, वॉल क्लॉक है, उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैन नॉट बी रिचार्ज ईजी ड्राई सेल। इसमें जो केमिकल आप यूज़ करते हैं, जिसको आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो उसको आप दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं कि उस स्पेस से हम जो एलिमेंट यूज़ किए हैं उसको तो बहुत सारे मेथड हैं कि हम दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसको रिचार्ज करना इतना आसान काम नहीं है, रिचार्जेबल नहीं हो सकता। सेकेंडरी बैटरीज कैन बी रिचार्ज, जैसे कि लेड एसिड बैटरी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई बैटरी वोल्टेज डिक्रीजेज ओवर टाइम। आपने एक बैटरी रखी हुई है, उसमें आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, पड़ी हुई है, तो कुछ अरसे बाद आप देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आपको वर्किंग में नहीं मिलती। इसका रीज़न क्या है कि ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इंक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस इवन इफ नॉट ऑल रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड। उनकी जो आपस में डिप्लीशन, मतलब आपस में वो क्रूजन वगैरह करके जो अंदर ही उसके जो रिएक्शंस हैं वो, या ये हो सकता है कि जो मेटल्स हैं एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, अंदर ही उनके जो केमिकल है आपस में रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट जनरेट कर देते हैं, तो उनकी वर्किंग रुक जाती है। ठीक है, जब तक उनका जो है वो, आप कोई बैटरी है उसको आप कोई एक्सटर्नल सर्किट के साथ नहीं जोड़ते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स और उनका सर्किट कंप्लीट रहता है तो वो वर्किंग में रहती है। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो कुछ अरसे बाद डिप्लीशन या उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल रिएक्शंस की वजह से उनकी वर्किंग स्टॉप हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई हाइड्रोजन स्टोरेज इज़ अ लिमिटेशन। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन बन तो रही है, लेकिन उसको स्टोर हम कहाँ पे करेंगे। हाइड्रोजन इज़ हाईली फ्लेमेबल, हैज़ लो डेंसिटी एंड रिक्वायर्स हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर फॉर स्टोरेज। अब जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन फ्यूल है, उसको अब ऐड कैसे करेंगे, क्या इतनी अमाउंट में आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये करना इतना आसान काम नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी जो प्रिकॉशंस में कमी आई तो ये ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिखा है कि हाइड्रोजन इज़ हाईली फ्लेमेबल। जैसे मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ, हम घरों में मीथेन गैस इस्तेमाल करते हैं, तो मीथेन गैस के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम शामिल होते हैं और 1 कार्बन एटम शामिल होता है। अगर आपके घर में लीकेज हो रही है मीथेन गैस की, तो क्या होगा कि गैस एक जगह इकट्ठी हो रही है। आप अगर स्पार्क होता है या कोई आग जलाते हैं, किसी वजह से उसको स्पार्क पहुंच जाता है तो वो ब्लास्ट कर जाती है, क्योंकि ये जो लो हाईली वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के, ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो यही केस है हाइड्रोजन का भी, तो इसको स्टोर करना इतना आसान काम नहीं है एंड रिक्वायर्स हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फॉर स्टोरेज। अगर प्रेस टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है तो इससे भी क्या होगा, उसके लिए ख़तरात हो सकते हैं। अब फ्यूल सेल वर्सेस कन्वेंशनल बैटरीज़। अब फ्यूल सेल और जो हम आम हालात में बैटरीज़ को यूज़ करते हैं उनमें जो डिफरेंस क्या है, फ्यूल सेल रिक्वायर्स कंटिन्यूस फ्यूल सप्लाई एंड आर मोर environment friendly, whereas batteries store energy and stop when reactants are exhausted.
फ्यूल सेल जब तक उसके पास फ्यूल है वो लगातार चलता रहेगा, काम करता रहेगा। सेम केस है बैटरीज़ के साथ, जब तक बैटरीज़ के अंदर स्टोर केमिकल मौजूद हैं तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी। और उसके बरक्स जो फ्यूल सेल है वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। सेम केस के इसमें जो बैटरीज़ हैं उसमें कंबस्टन तो होती नहीं है कि जो गैसेस हैं वो एमिशन हो, तो उसमें भी कोई इन्वायरमेंट का इशू नहीं है। लेकिन फ्यूल सेल में कंबस्टन होती है लेकिन वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, अब आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, एक मिनट है। आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 1, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर में जो चीज़ें शामिल हैं, इसकी जो बनावट है फ्यूल सेल की, उसमें एनोड है, कैथोड है, एनोड क्या होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करेंगे, और एनोड के ऊपर अगर हम गैल्वानिक सेल की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइट KOH बेस होगा विद सेपरेट सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन चैम्बर्स। ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहते हैं कि ऐसा केमिकल जिसकी मोल्टन या एक्व स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ऐसे केमिकल को हम इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं। उसके बाद वर्किंग कैसे होती है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड एज एनोड, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। अब यहाँ से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज्ड, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका मतलब है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? उसके बाद ऑक्सीजन रिड्यूस्ड एट कैथोड। अब हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ने रिलीज़ किए थे वो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करके दोनों मिल के क्या जनरेट करेंगे? वाटर जनरेट करेंगे। अब इसमें जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भी देखे और हाइड्रोजन आइंस भी देखे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब कैंसिल आउट करेंगे तो नेट रिएक्शन में आपके पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, अब ये आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन के ऊपर ऐसा रिएक्शन आ रहा है कि जो रिडक्शन है उसमें ऐसा रिएक्शन आ रहा है, तो वो जो हाइड्रोजन आइंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गए कहाँ? तो मैंने आपको इसीलिए सेल रिएक्शन का हवाला दिया है कि ओवरऑल सेल रिएक्शन से वाटर जनरेट होता है। तो लास्ट पे यहाँ पे क्या है? वाटर फॉर्म्ड। अब उसके बाद ये आपकी बुक के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पे आप गौर से अगर देखें तो इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड्स, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसको देखें, और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। इस साइड से ये नज़र आ रहा है कि आप हाइड्रोजन फ्यूल को इन कर रहे हैं, और इस साइड से वाटर आउट हो रहा है। वाटर एज अ प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे OH आइंस भी मौजूद हैं, यहाँ पे OH एन एक्सेस OH आइन, हाइड्रोक्साइड आइन, इलेक्ट्रोलाइट, ये जनरेट होगा फ्रॉम K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब उसने कहा था कि ये जो एरिया है ये सारा KOH, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे और ये दोनों की पार्टीशन करता है इलेक्ट्रोड्स की। तो यहाँ पे जो एनोड है दिस इज़, यहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है वहाँ पे क्या हो जाएगी? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन के केस में जो हाइड्रोजन है वो किस में ऑक्सीडाइज होगा? H पॉजिटिव के केस में, और ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा टू H2O वाटर के केस में, जब ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इन दोनों का जो सेल रिएक्शन बनेगा वो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, H2 + O2 गिव्स अस H2O। अब मैं वो एनोड और कैथोड का रिएक्शन यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ, तो नीचे हम वो डिस्कस भी करेंगे। तो नेट रिएक्शन हमारा ये आ जाएगा O2, तो यहाँ पे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम आगे जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन इन H2O2 फ्यूल सेल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको मेरे ख्याल से दोबारा सेल रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब तमाम बच्चों को ये समझ आ गई होगी जो हमने इतनी ज़्यादा डिस्कशन की है। उसके बाद जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल।
यहाँ पे मैंने आपके सामने 5 जो है वो एडवांटेजेस लिखे हैं। सबसे पहले है हाई एफिशिएंसी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्वाइट ऑपरेशन, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, स्केलेबल फॉर स्मॉल और लार्ज एप्लीकेशन। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, तो इसको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो हाई कॉस्ट का होगा। हाइड्रोजन स्टोरेज डिफ़िकल्टी, फ्यूल प्योरिटी रिक्वायर्ड, ड्यूरेबिलिटी इशू, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो कुछ आप 5 और 5 डिसएडवांटेज यहाँ पे मौजूद हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है, लॉन्ग में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो बच्चे ऑनलाइन मौजूद हैं वो साथ साथ मेरे एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को क्लोज़ करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। A battery converts electrical energy into chemical energy, chemical energy into electrical energy, heat energy into electrical energy और mechanical energy into electrical energy। ठीक है, शाबाश, गुड। अभी देखें, आपने जब सॉल्व किया है तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बाकी लोग भी 2C आपने ऑप्शन पुट कर दिया है। प्राइमरी बैटरी जाबातेली IMSC जाबातेली ग्रेड 10। दिस इज़ आपसे ना क्वेश्चन 2 जो रिक्वायर्ड कर रहा है प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी मीन के जो रिचार्ज नहीं हो सकती। ठीक है, 2C। ठीक है, गुड। ठीक है, IMSC जाबातेली ने भी ठीक पुट किया है क्वेश्चन नंबर 2, और बाकी लोग जो हैं 2C। ठीक है, मैं आपके ऑप्शन देख रहा हूँ। IMSC जाबातेली 2C, मसीरा नूर 2C, ठीक है, और IMSC जाबातेली ठीक हो गया। अब क्वेश्चन जो 3 है, क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। सेकेंडरी बैटरीज कैन बी रिचार्ज बिकॉज इट्स रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। गुड, आप लोग एडवांस में जा रहे हैं। अच्छी बात है कि आपने ये चीज़ें अच्छे तरीके से सीखी हैं। अब सेकेंडरी बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन इज सप्लाइड टू। ये क्या होगा? कैथोड को देते हैं, एनोड को देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को देते हैं, एक्सटर्नल सर्किट को देते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी। अब पहले आप पुट अप करें कि आपने कितना यहाँ से अंडरस्टैंड किया है, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4B। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि जो ऑक्सीडेशन होती है हाइड्रोजन की वो एनोड के ऊपर होती है। तो हाइड्रोजन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एनोड को करते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ फ्यूल सेल इज़ यूजली। फ्यूल सेल के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और ख़ुद रिड्यूस हो जाए। क्या कोई ऐसा कंपोनेंट है यहाँ पे, कंपाउंड है जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ख़ुद रिड्यूस हो रहा है? वो दो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं फ्यूल सेल के अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रही है तो ऑक्सीडाइज कौन सी चीज़ उसको कर रही है? B, KOH6। ठीक है, अभी हम 5वें पे हैं। थोड़ा इजी चलें ताकि डिस्कशन भी साथ साथ होती जाए, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो फ्यूल सेल के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग होगा वो 5B। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज़। अब जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? IMSC जाबातेली के लिए एक्सीलेंट है कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और साथ में एक स्टूडेंट भी है हमारी, मसीरा नूर। और 7 का आ गया वाटर, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, द मेन प्रोडक्ट फॉर्म इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज़।
ठीक हो गया, गुड। वाटर, अब ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। 8वें पे हम मूव करते हैं, विच इज़ एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल का, 8वें का क्या है, सी, गुड हो गया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप अच्छे तरीके से लेक्चर लेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ भी साथ साथ अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। डिसएडवांटेज क्या है फ्यूल सेल का, 9 का सी, एक्सीलेंट। हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट के इसको हम इजी अप्रोच नहीं कर सकते हैं। In fuel cell differ from ordinary batteries because fuel cells store electrical energy, stop working after reactants are used, requires continuous supply of fuel or cannot be used in vehicles. ठीक है, लास्ट का आप बताएं मुझे, 10 का। ठीक है, 10 का सी, रिक्वायर्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्यूल। ठीक है, अब ये ज़्यादातर जो ऑनलाइन है बच्चे, उनके लिए 10/10 है। सब ने अच्छे क्वेश्चन, अच्छे वो आंसर दिए हैं और सब के लिए क्या है, एक्सीलेंट है कि आप लोग तवज्जो के साथ, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो तवज्जो के साथ यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं। तो आप सब के लिए एक्सीलेंट है कि आपने ये लेक्चर अच्छे तरीके से लिया है, और आप तो अप्रिसिएशन है कि हमें भी खुशी होती है कि हम जो काम कर रहे होते हैं वो किसी के लिए फ़ायदा मंद, सूदमंद साबित हो रहा है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने यहाँ पे क्लोज़ किया है। कल का जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 5 से हम लेंगे, उसका चैप्टर नंबर 1 होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 5 और उसका लेक्चर नंबर 1 होगा। तो ये जो चैप्टर्स हैं ना, अगर आप इनको आप वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे और लेक्चर लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो हम टीचर जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे कि हम आपको पूरे मार्क्स दें, क्योंकि आप ऐसी तैयारी करें कि काटने की नौबत ही ना आए। आपके मार्क्स जो हैं 65 आउट ऑफ 65 आने चाहिए। ठीक है, आप तमाम बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। मैं आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।